नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे तीसरी लहर की आशंका और पाबंदियों में ढील कितनी भारी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया। इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों ने कड़ी पाबंदियां लगा दी। लेकिन कोरोना की रफ्तार कम होने पर अब पाबंदियों में ढील दी जा रही है। पाबंदियां हटने के साथ ही लोगों में लापरवाही भी बढ़ गई है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते देख केंद्र सरकार ने राज्यों को पाबंदियों में ढील देते वक्त बेहद सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को 3T+V फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये निर्देश एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की उस चेतावनी के बाद जारी किए गए हैं जिसमें कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में दस्तक देने की बात कही गई। डॉक्टर गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। जरूरत है वैक्सीनेशन होने तक हम आक्रामक रूप से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखें। गुलेरिया ने कहा कि अगर लोगों ने मास्क और सामाजिक दूरी जैसे जरूरी नियम नहीं माने तो मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ गुलेरिया की चेतावनी के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि पाबंदियों में छूट देने का फैसला जमीनी हकीकत के बारे में जानने के बाद लिया जाना चाहिए। पाबंदियों में छूट के दौरान ये बेहद जरूरी है कि कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जाए। 3T+V फॉर्मूला यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा राज्यों से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा गया है। कोरोना टेस्टिंग पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाबंदियां हटने के बाद लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या स्थानीय प्रशासन भी ढिलाई बरत रहा है? क्या डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी में दम है? लापरवाही हुई तो क्या 6 से 8 हफ्ते में आ जाएगी तीसरी लहर? पाबंदियों में ढील देते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए? बड़ा सवाल यह कि क्या राज्य केंद्र के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन करेंगे? तो लगातार कई सवाल हैं जो कोरोना के मद्देनजर उठते हुए नजर आ रहे हैं और अब केंद्र की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि पाबंदियों में जो ढील दे रहे हैं उनका बेहद ख्याल रखें। पाबंदियों में छूट के दौरान ये बेहद जरूरी है कि कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जाए। एक फॉर्मूला है 3T+V। 3T यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और V यानी वैक्सीनेशन। तो इस फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना, यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट तो ध्यान में रखना ही है, हमें वैक्सीनेशन की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा गया है। कोरोना टेस्टिंग पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाबंदियां हटने के बाद लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या स्थानीय प्रशासन भी इसमें ढील देता हुआ नजर आ रहा है? तो कई तरह के सवाल हैं जो अब डॉक्टर गुलेरिया और केंद्र की गाइडलाइन के बाद सामने खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को पाबंदियों में ढील देते वक्त बेहद सतर्क रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि इस तरह की ढील की लोग धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को 3T+V फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये निर्देश एम्स के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उनकी उस चेतावनी के बाद जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में दस्तक दे सकती है। 8 सप्ताह यानी 2 महीने आप मान के चलिए जिसमें कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे जाएगी। और डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, अगर उसका पालन सही से नहीं हुआ तो फिर 6 से 8 हफ्तों में ये तीसरी लहर आना तय है। जरूरत है कि वैक्सीनेशन होने तक हम आक्रामक रूप से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखें। गुलेरिया ने कहा कि अगर लोगों ने मास्क और सामाजिक दूरी जैसे जरूरी नियम नहीं माने तो मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। तो किस तरह के नियमों को मानने की जरूरत है, कौन से वो एहतियात हैं जो हमको बरतनी चाहिए, और 6 से 8 हफ्ते की जो बात कही जा रही है तीसरी लहर की, वो कितनी खतरनाक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही है डॉक्टर अनीता रमेश, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी चर्चा का हिस्सा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अनीता रमेश, आप ही के पास आना चाहूंगा। मैम, ये कहा जा रहा है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच तीसरी लहर आने की आशंका है, तो इस तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह के एहतियात बरतने जरूरी हैं? क्योंकि अभी हम लोग जून में हैं, अब शायद अगस्त सितंबर उसी टाइम और मे बी अक्टूबर में हम लोग सोच रहे हैं ये भी थर्ड वेव आ सकता है।
अगर आपको पता है न्यू इन्फॉर्मेशन, आपने अभी बता चुके हैं कि वायरस का डीएनए सॉरी आरएनए ऑफ द वायरस अभी चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। अब जो डेल्टा वायरस अभी 70 कंट्रीज में अभी है, विदेशों में एंड इंडिया में भी है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने न्यू गाइड किया, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ही खतरनाक, इसको सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। बहुत तीनों वेरिएंट है, ये बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है, आदमी के अंदर जाते हैं, उनका इम्यूनिटी तोड़ देते हैं, स्पाइक प्रोटीन अंदर जा करके आदमी बहुत तेजी से बीमार हो रहा है। इवन जो वैक्सीन अभी हमारे देश में है, बाहर में भी है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका एफिकेसी 10 से 20% कम है, जो अल्फा वेरिएंट और वुहान वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है। तो इसी से डर के मारे हमारे पास तैयारी करना है, क्योंकि सेकेंड वेव हमको बहुत भारी लग चुके हैं, बहुत आदमियों को मौत हो चुका है, बहुत आदमी आईसीयू में चले गए और बहुत सारे प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसी हिसाब से हमारा देश को अभी तैयार करना है, कैसे इसी तरह का हम लोग को मुसीबत फ्यूचर में नहीं आए। दैट्स व्हाई द गाइडलाइंस, उसमें गाइडलाइंस में आपको वैक्सीनेशन गाइडलाइंस भी है, कैसे वैक्सीन करना है, कब करना है, किन को देना है, और हॉस्पिटल को भी तैयारी चल रहा है बेड्स के लिए, और आगे में बच्चों का होने का बहुत चाहता है। तो पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक बेड ट्रेनिंग देना चाहते हैं हेल्थ केयर वर्कर को। जो वैक्सीन हेजिटेंसी है हम लोग बोल रहे हैं ये लेडीज में थोड़ा कम है, प्लीज आगे बढ़ लीजिए। रूरल एरिया में, ग्रामों में जो बहुत सारे कम है, बिहाइंड अस इन नेशन, उन लोग को बहुत आगे भी वैक्सीनेशन की कराना है। और आप और जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ मॉल्स, ओपनिंग ऑफ टेम्पल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो एकदम हमारा ख्याल से कभी ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए। कभी सब जगह में 50% के ज्यादा अगर करेंगे तो हम लोग वापस चले जाएंगे अभी जो हुआ था लास्ट 2 महीना तक, उसी तक रेट्स बढ़ते रहेंगे, मौत भी बढ़ते रहेंगे और कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। So my request to not release all the restrictions which are present there. और उसके साथ साथ भी हमको तैयार करना है, नया नया रिसर्च चलना है, बिकॉज वायरस आरएनए बदल रहा है, नया नया वैक्सीन भी बनाना है, बिकॉज ये वैक्सीन बाद में नहीं काम करेगा, दूसरा वैक्सीन करना है। जो नोवोवैक्स आ रहे हैं बहुत, उसका एफिकेसी 90% है, वो डेल्टा वायरस के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं, नोवोवैक्स ज्यादा बनाना है। तो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, रिसर्च भी चलता रहना है, वैक्सीन प्रोडक्शन भी चलना रहता है, और ये हमारा सब इकट्ठा हो करके रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मीडिया बढ़िया काम कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर वर्कर है, सिटीजन को भी अपने आप ख्याल रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे एहतियात हैं डॉक्टर अनीता रमेश जिनका जिक्र आप कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये कितना जरूरी है और प्रोटोकॉल में सख्ती को लेकर आप क्या कहती हैं, कितनी सख्ती होनी चाहिए? देखिए, जिस समय से हम अब गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से फूक फूक के कदम रखने वाला बात है इस वक्त, और वो हमारे लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है, और वो सरकार के लिए भी है। दोनों के लिए ही इस वक्त जरूरी है कि हम लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लें, एकदम जल्दबाजी में निर्णय ना लें। और वहीं लोगों को भी जरूरत है कि एकदम से होश ना खोएं। जब लॉकडाउन खुला है तो अभी भी हम संयम बरतें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए यूके जैसी कंट्री भी, जहाँ वो लोग लगभग 75% के आसपास अपने लोगों को, जनसंख्या को वैक्सीन दे चुके हैं, वहां भी अब डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह से दस्तक दी है, उन्होंने अपने लॉकडाउन को बढ़ाया है आगे, जबकि वो ऑलरेडी इतने समय से लॉकडाउन में थे। फिर भी उन्होंने ये एक हार्ड डिसीजन लिया कि हम लॉकडाउन की मियाद को और बढ़ाएंगे और उतने समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करेंगे। वैसे ही हमें भी भारत में देखिए अभी कोरोना गया नहीं है, और अब नए नए कोरोना के वेरिएंट्स भी हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात शुरू हो चुकी है, भोपाल में मामले भी मिले हैं। ऐसी स्थिति में हम अभी रिलैक्स नहीं हो सकते। हम लोग ये नहीं मान के चल सकते हैं कि दोबारा संक्रमण तेजी से नहीं फैल सकता। इसलिए हमें सभी को एहतियात रखने की जरूरत होगी, और टीकाकरण जो है आकर के आगे बढ़कर हम सबको लगवाने की जरूरत है। जिन लोगों ने भी नहीं लगवाया है वो लोग टीकाकरण लगवाएं। अब डरे नहीं टीकाकरण से, ये ना सोचे कि बिना लगाए काम चल जाएगा या जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ऐसा ना सोचें। तो टीकाकरण जरूर लगवाएं। और वहीं सरकार के लिए जरूरी है कि जो सर्विलेंस है हमारी, उसको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत होगी, कि हमारे जो हॉटस्पॉट्स हैं या जहां पर भी संक्रमण अब बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट जहां भी 5% से ऊपर जाता है, वहां जल्द से जल्द हमें उन एरियाज को मिनी लॉकडाउन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें ये कंटिन्यूसली एक सर्विलेंस एंटीजन रैपिड टेस्ट के द्वारा और RT-PCR के द्वारा करते रहना चाहिए, और खास तौर से ऐसी जगह पर जहां ज्यादा लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे
मार्केट्स हैं, हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, हमारे बस ड्राइवर्स हैं, जो हमारे अभी अगर मंदिर खुले हैं तो जो हमारे वहाँ के पुजारी हैं, जो लोग वहाँ आ रहे जा रहे, तो ये इस तरह की जितनी भी हमारी ऐसी जगह है जहाँ लोग ज्यादा मूवमेंट होता है, वहां पर हमें इस वक्त ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम सर्विलेंस करें और ये देखें कि कहीं संक्रमण बढ़ तो नहीं रहा है, ताकि हम समय से उस पर अंकुश लगा सकें और हम उसको और ज्यादा आगे बढ़ने से रोक सकें। क्योंकि देखिए, पहले भी अगर हम इस वेव्स को देखें, पहले भी जब इतिहास में वेव्स आई हैं महामारियों की, तो वो जनरली 6 महीने का गैप लेकर के दोबारा आती हैं। तो 5 से 6 महीने का गैप होता है, क्योंकि कुछ लोगों को संक्रमण हो चुका होता है और इम्यूनिटी आ जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे वो इम्यूनिटी कम होती है फिर एक नई लहर उभर कर आती है। पर जिस तरह से अभी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग बिल्कुल भी संयम नहीं बरत रहे हैं, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में हम खुद न्योता दे रहे हैं तीसरी लहर को कि वो जल्द से जल्द आ जाए। और इसलिए हमें खुद ही अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर बाद में सरकारों को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि केवल सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि हम लोग योगदान इसमें ना दे, जब तक हम साथ साथ नहीं चलेंगे सरकार के, केवल सरकार के करने से ये बात नहीं बन सकती और तीसरी लहर को आने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अनीता रमेश, क्या कोरोना में जो स्टेट्स द्वारा ढील दी जा रही है, इस ढील को आप कैसे देखती हैं? क्या ये ठीक है? क्या ये ढील नहीं होनी चाहिए? रिपीट द क्वेश्चन और एक बार बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था डॉक्टर अनीता रमेश की जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जो सरकार जो कोरोना में ढील दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, क्या ये ढील देना ठीक है या इस ढील की गुंजाइश नहीं दिखाई देती आपको? रिलीजिंग द रेस्ट्रिक्शन जो आप बता रहे हैं, हमारा ख्याल से तो नहीं देना है। एज अ हेल्थ केयर वर्कर हम तो एकदम कंडेम करेंगे इसके बारे में, बिकॉज वी आर ओवरलोडेड, वी आर सैचुरेटेड। अभी कुछ करने का नहीं है। वी हैव वर्क फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स, इतना हम लोग काम किए हैं, एंड एवरीथिंग इज टोटली एग्जॉस्टेड, एंड द मेंटल कंडीशन ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स इन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। तो इसी हम ये आपको भी मानना है, गवर्नमेंट तो ये कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि इकोनॉमी हमारा कम नहीं हो जाएगा, बिकॉज डेली वेजेस है, उसको भी देखना है। बस उसके वजह से वो लोग छोड़ दे रहा है, बट इतना ज्यादा छोड़ देने से दोबारा जो वेव आ जाएगा वो हम टैकल नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा कि बड़े बड़े फोटोज हम तो देख चुके हैं, कैसे ऑक्सीजन के बिना आदमी मर चुके हैं। एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल बाहर पे बड़े बड़े एम्बुलेंस खड़े हैं लाइन के लिए, अंदर नहीं जा रहे हैं, रेमडेसिविर नहीं है, टैक्लोजुमाब नहीं है, ऑक्सीजन का कमी है, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, आदमी मौत की मौत हो रहा है, उसके साथ साथ बर्निंग ग्राउंड में जगह भी नहीं है। वो दोबारा आ जाएगा अगर हम लोग कितना डिले कर देंगे, बिकॉज हमारा कैपेसिटी लिमिटेड है। आप जितना ही प्रिपेयर करें कि हमको बेड बढ़ाना है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना है, बहुत सारे डॉक्टर्स रिक्रूट करना है, नर्सेस को रिक्रूट करना है, हेल्थ केयर वर्कर को भी काम के आने के लिए वैक्सीन देना है, बट हम अगर जिम्मेदार नहीं लेंगे, फ्रॉम दी गवर्नमेंट एंड सिटीजन, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम दोबारा लूज हो जाएंगे, लेट आवर गार्ड्स डाउन, वो बहुत ही खतरनाक हो। एंड आई डू नॉट अग्री दैट द लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शन शुड बी ओपन सो मच। तो अब स्टेप बाय स्टेप करिए तो इकोनॉमी भी चलते रहे साथ साथ, और हमारा भी मेडिकल केयर एंड आर्थिक भी चले। तो आर्थिक मजबूरी के तहत जो ढील दी जा रही है, इस ढील का बेजा इस्तेमाल ना हो, मिसयूज ना हो, हमें ये ध्यान रखना होगा। डॉक्टर अनीता रमेश, स्वाति बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए वैक्सीन ही आज हमारे पास केवल एक ऐसा कारगर तरीका है जिससे कि हम एक रुकावट पैदा कर सकते हैं कोरोना वायरस के लिए। क्योंकि वैक्सीन के बहुत सारे फायदे हैं, ना केवल ये फायदा है कि ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, बल्कि हमें तीव्र बीमारी से भी बचाने वाली जो कोई चीज अभी है तो वो हमारे पास टीका ही है। वही देखा जाए तो संक्रमण को एक से दूसरे में फैलाने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। ये हमने टीके के साथ देखा है, पूरी तरह से नहीं रोकता, लेकिन जिसको टीका लगता है वो दूसरे को भी संक्रमण देने की संभावनाएं उसकी कम हो जाती हैं। और वहीं आज जब हमारे पास बच्चों के लिए टीका नहीं है, अभी जब हम बच्चों को टीका नहीं दे पा रहे हैं, जो कि हमारे भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, ऐसी स्थिति में अगर बड़े लोग वैक्सीन लगवाएंगे आगे आकर के, तो
हमारे बच्चों को भी स्वाभाविक तौर से सुरक्षा मिलेगी। जब तक उनकी वैक्सीन आएगी तब तक हमारे पास यही तरीका है कि बड़े लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि वायरस को रुकावट मिले और वायरस बच्चों तक ना पहुंच पाए। तो उसके लिए जितने ज्यादा घर के लोग वैक्सीन लगवा लेंगे, आप मान के चलिए कि घर के उतने ही लोग सुरक्षित होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि खास तौर से जो लोग घर के बाहर निकलते हैं, जो काम के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं, जो ज्यादा भीड़ के एरिया में रहते हैं, उनको प्राथमिकता पर इस वक्त हमें वैक्सीन देनी चाहिए। सरकार को भी अपनी नीति में थोड़ा संशोधन करना चाहिए कि जो जो एरियाज ऐसे हैं जहां हॉटस्पॉट्स हैं, जहां संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा है, जहां सुपर स्प्रेडर इवेंट ज्यादा बन सकते हैं, उन जगहों को हमें पहले प्राथमिकता पर टीकाकरण करना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास जब टीके कम हैं तो हम कम से कम उनका सदुपयोग जो है ज्यादा बेहतर तरीके से अगर करें तो हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। वहीं हमें लगातार इस बात का भी ध्यान देना है कि हमें ट्रैकिंग भी करते रहना है, सर्वेलेंस भी करते रहना है। अब देखिए तेलंगाना जैसे प्रदेश ने ये बोल दिया है कि हम 1 जुलाई से सब कुछ खोल देंगे, स्कूल भी खोल देंगे, सब कुछ खोल देंगे। तो ये एक गलत नीति है और इसके ऊपर दोबारा विचार करने की जरूरत है कि जब हम अनलॉक करें तो हमें एकदम से सब कुछ नहीं खोलना चाहिए। हमें ग्रेडेड अनलॉक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सोच समझ के ऐसी गतिविधियां खोलें जहां जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एक बेस है, जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्कूल ही क्यों ना हो, हमें थोड़ा और सोच के समझ के तब खोलने की जरूरत है। हमें पहले रुझान देखने की जरूरत है कि जब हम अनलॉक कर रहे हैं तो स्थितियां कैसी हैं, क्या कोई सर्च तो नहीं आ रहा, क्या अचानक से मामले तो नहीं बढ़ रहे हैं। और उसके बाद हमें धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये और जरूरी जो निर्णय है वो लेने चाहिए कि हम और क्या क्या आप खोलें और किस तरह से खोलें और वहां पर क्या हमारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। क्योंकि आप सब जगह अगर सबको एकदम जाने देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर यूके जैसी कंट्री भी आज इतना ज्यादा टीकाकरण करने के बाद भी खोलने के बारे में इस तरह के हार्ड डिसीजंस ले रही है तो जरूर भारत सरकार के जो राज्य सरकारें हैं उनको भी सबको ये सोच समझ करके ही पॉजिटिविटी रेट देखते हुए उस हिसाब से अनलॉक करने की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। और बहुत सोच समझ के धीरे धीरे अनलॉक करने की जरूरत है। क्योंकि आप एकदम से अगर अनलॉक करेंगे और संक्रमण फिर से अगर फैल गया तो हम दोबारा लॉकडाउन में चले जाएंगे। और ये कोई नहीं चाहता कि हम दोबारा लॉकडाउन में जाएं। और लॉकडाउन में जाने से अगर बचा सकता है कोई चीज तो वो अभी हमारा टीकाकरण और सर्वेलेंस है, साथ में लोगों का संयम है। और हमारा जो अनलॉक है वो एक प्रक्रिया जो है बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया होनी चाहिए और बहुत ही ग्रेडेड होनी चाहिए। तभी हम थर्ड वेव से बचेंगे और दोबारा लॉकडाउन से बच पाएंगे। ठीक है मैम। डॉक्टर अनीता रमेश भी मेरे साथ है। डॉक्टर अनीता रमेश, असल में जब ये कहा जाता है कि 6 से 8 हफ्ते बाद कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है तो इसके पीछे की वजह क्या है मैम? क्या कोई ऐसे इनपुट्स, कोई संकेत, किसी तरह के क्लूज हमको मिले? इसका एनालिसिस कैसे क्या कर सकते हैं और इसका अजम्पशंस हम कैसे लगा रहे हैं? उसका बेस क्या है? ये क्या है, दोनों बेसिस है। एक तो है हमारा पहले भी देख चुके ये जो सार्स कोव वायरस है पहले भी आ चुके हैं, जैसे एबोला वायरस, सार्स वायरस 1, तो उसी में दिखाई गया वन ऑफ द वायरस में 5 पीक था, 5 वेव था, बट वो अपने अपने आया, अपने अपने खत्म हो गया। So there is already in history or natural history that the virus can come back as much as apart भी आ सकते। तो 5 वेव के लिए हम लोग को तैयारी करना है। उसके साथ साथ और भी बात है कि अगर आपको वो जो मैथमेटिकल मॉडल IIT से मिला है हम लोग को, उसमें वो अजम्पशन है, दिखाई दे गया पास्ट इनका जो एक्सपीरियंस है, अभी का एक्सपीरियंस है, दिखाई दे गया कि वायरस दोबारा थर्ड वेव के लिए भी आ सकता है। ये वेव बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और एकदम मामूली भी होकर के निकल सकते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल, इसके साथ साथ विदेशों में भी, मैसाचुसेट्स में भी एक मॉडल है, वो कैलकुलेशन, मैथमेटिशियन कैलकुलेशन करके अजम्पशन किए हैं थर्ड वेव आ सकते हैं हमारा देश में अराउंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एंड फोर्थ जो पॉइंट है हम बताना चाहते हैं सबको, अगर आप वुहान में देखिए, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में देखिए और अगर आप सिंगापुर में देखिए, उनके लिए ऑलरेडी थर्ड वेव आ चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट एंड सेकंड, अभी भी केसेस बढ़ रहा है यूके में। लास्ट डेटा से 65% जो केसेस है यूनाइटेड किंगडम में सब डेल्टा वेरिएंट है। सिंगापुर भी दोबारा लॉकडाउन, रादर तीसरा बार लॉकडाउन में जा रहा है क्योंकि थर्ड वेव आ चुके। तो कुछ कुछ देशों में ऑलरेडी अभी आ चुके हैं थर्ड वेव। तो इसी हिसाब से बोथ साइड बिल्कुल, तो इस तरह की आशंका जाहिर कर रही है कि 6 से 8 हफ्ते में लग सकते हैं जब तीसरी वेव का सामना देश कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही। डॉक्टर अनीता रमेश और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, थैंक यू सो मच।
तो फिर 6 से 8 हफ्ते का समय बताया जा रहा है जब तीसरी लहर का सामना देश कर सकता है, लेकिन इस आशंका से हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एहतियात बरतने की, जरूरत है तो उन पाबंदियों को मानने की जो ढील के दौरान सरकारों द्वारा आपको समझाई जा रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, जो भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है उसको शिद्दत से आपको मानने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और कोरोना की इस जंग में हम सबको मिलकर लड़ना है, ये भी याद रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।